7 ईयर्स वॉर और सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। इसका महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री व महान नेता विंस्टन चर्चिल ने इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा था। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था फ्रांस व ब्रिटेन की ऐतिहासिक शत्रुता, परंतु इस युद्ध को वास्तविक चिंगारी मिली 1746 के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से, जो 1750 के शुरुआती दशक तक विभिन्न किंतु निरंतर होने वाली झड़पों के द्वारा लगातार सुलगती रही और आखिरकार 1756 में उत्तरी अमेरिका पर अधिकार को लेकर दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के आमने सामने आ जाने के कारण भयंकर व विशाल ज्वाला के रूप में भड़क पड़ी, और जिसने देखते ही देखते 5 महाद्वीपों में वर्चस्व की ऐसी लड़ाई का रूप ले लिया जिसके परिणाम बहुत ही दूरगामी व सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले थे। अमेरिका में विवाद का मुख्य कारण ओहियो नदी के आसपास का क्षेत्र बना और यहाँ से प्रारंभ हुई लड़ाई शीघ्र ही उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैल गई। इस प्रकार अगर इसका विस्तार देखें तो वास्तव में ये दोनों विश्व युद्धों से भी कहीं ज़्यादा विस्तृत था। यूरोप में जहां प्रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस और स्वीडन से अकेले टक्कर ले रहा था, वहीं भारत में भी कार्नेटिक युद्धों में ब्रिटेन, फ्रांस एक दूसरे से भिड़ पड़े। स्थानीय शक्तियों व यूरोपियन प्रतिद्वंदियों दोनों को ब्रिटिशर्स ने अकेले ही न सिर्फ टक्कर दी बल्कि कहीं ना कहीं वे इन सब पर 20 साबित हुए। 1756 का प्लासी का युद्ध, 1759 का वेदरा का युद्ध व 1764 का बक्सर का युद्ध कुछ ऐसे युद्ध थे जिनका सीधे या परोक्ष संबंध सप्तवर्षीय युद्ध अर्थात ब्रिटेन व यूरोप की दूसरी शक्तियों में साम्राज्य निर्माण संघर्ष से था। इस युद्ध में फ्रांस को एक बड़ा क्षेत्र गंवाना पड़ा और उसका औपनिवेशिक साम्राज्य बहुत हद तक सिमट गया। इसने फ्रांस को बदले की भावना से भर दिया और अगर अब उसे कुछ और चाहिए था तो वह था एक मौका। इस युद्ध में ब्रिटिश को एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ी जिससे उनके खजाने पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसी खजाने को पुनः भरने हेतु उन्हें भारत में बंगाल तथा अमेरिकी कॉलोनियों सहित दुनिया भर में अपने साम्राज्य में नए नए कर लगाने व पुराने करों की दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। अमेरिकन कॉलोनियों में लगाए गए स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट से वहां के लोगों में भारी रोष था। उन्होंने ठान लिया कि बस बहुत हुआ, अब एब्सेंटी सॉवरेंटी व आर्थिक शोषण और नहीं चलेगा। सभी 13 कॉलोनीज ने मिलकर एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया और इसके साथ ही अमेरिकन क्रांति प्रारंभ हो गई। फ्रांस को हराकर वे पहले ही आत्मविश्वास से भरे थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व मीर जाफर तथा मीर कासिम के साथ विवाद का भी मुख्य कारण आर्थिक शोषण ही था। स्वयं अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति में एक बड़ी भूमिका अदा की। जो सैनिक अमेरिकी क्रांति में भाग लेने गए थे वे वहां हुए राजनीतिक सुधारों, खासकर समानता के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए। दुनिया के पहले गणतंत्र से होकर आए इन सैनिकों के वापस फ्रांस पहुंचने पर इन्हें वहां व्याप्त 3 एस्टेट व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यह समानता के अधिकार के पूरी तरह विपरीत थी और आर्थिक शोषण का भी औजार थी। इस व्यवस्था के कारण ही समाज के 2% लोग 98% लोगों का न सिर्फ अपमान करते थे बल्कि उनका शोषण भी करते थे। इसके अतिरिक्त उनको ये भी लगा कि जब फ्रांस में इतनी आर्थिक तंगी है तो फिर अमेरिकी क्रांति में फ्रांस के शासक ने इतना पैसा खर्च करके क्या अक्लमंदी दिखाई, वो भी उसी अमेरिका की मदद की जिसने कुछ ही वर्ष पूर्व उसको अपमानित करके अपने देश से बाहर निकाला था। और इन सब के लिए उन्हें लगता था कि तानाशाही शासकों की सनक जिम्मेदार थी, साथ ही उसकी असीमित शक्ति भी। अतः मोंटेस्क्यू की शक्ति के बंटवारे के सिद्धांत के अनुसार सम्राट की शक्ति को बांटने की आवश्यकता अनुभव की गई। अगर हम भारत की बात करें तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सीधा अमेरिकी क्रांति से संबंधित था। 1783 में अमेरिका की आज़ादी व वहां ब्रिटिश की करारी हार के बाद उन्हें नए नए स्थापित भारतीय साम्राज्य की चिंता हुई और इसीलिए हेस्टिंग्स व कॉर्नवालिस दोनों को ही भारत में बहुत सोच समझकर व समझदारी से कदम बढ़ाने की हिदायत दी गई तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासन के अधिकाधिक नियंत्रण व निरीक्षण में लाया गया। चाहे लुई 16 हो या ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, कोई भी एक दूसरे को जरा भी छूट नहीं देना चाहता था। अमेरिकन व फ्रेंच क्रांतियों ने राष्ट्रवाद व राष्ट्रप्रेम जैसे नए नए विचारों को जन्म दिया जिनसे आधुनिक राष्ट्रों का जन्म संभव हुआ। ऐसी ही राष्ट्रवाद की भावना के कारण शताब्दियों से बिखरे एवं भिन्न भिन्न शासकों से शासित जर्मन क्षेत्रों एवं इटालियन क्षेत्रों का एकीकरण एवं इन नए देशों का उदय हुआ। इन देशों, यूरोप के अन्य साम्राज्यवादी देशों एवं जापान आदि में राष्ट्रप्रेम व राष्ट्र गौरव की अतिशयोक्तिपूर्ण वृद्धि ने दोनों विश्व युद्धों को जन्म दिया जो एक समय मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गए थे। इन दोनों युद्धों की भीषण त्रासदी व मृत्यु तथा विनाश के तांडव ने हमें UN, IMF जैसे संगठनों की आवश्यकता का अनुभव कराया एवं इनकी स्थापना की गई। सीधे युद्धों की कीमत व बर्बादी को देखते हुए ही USA तथा USSR ने वर्चस्व की इस जंग में एक दूसरे को कमजोर करने या गिराने के लिए कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध को ही बेहतर माना जो 1945 से 1991 तक चला। इस शीत युद्ध में
विश्व युद्ध के अलग अलग हिस्सों में संघर्ष के दौरान सशस्त्र संगठन स्थापित करने के क्रम में इन देशों ने आतंकवाद, खासकर इस्लामी आतंकवाद को जन्म दिया। चूंकि रूस को बहुत अधिक जनधन की हानि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, अतः युद्ध के दौरान ही वहां क्रांति करके सत्ता परिवर्तन कर मार्क्सवाद से प्रभावित होकर विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। परंतु शेष यूरोप व अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे, अतः तब से आज तक रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया व शेष पूंजीवादी देशों में विवाद है। इस प्रकार सप्तवर्षीय युद्ध ने आधुनिक विश्व व उसके गुण अवगुणों को आकार देने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक है।